हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस फ़िल्म का रिव्यू करने जा रही हूँ उसके लिए मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। फ़िल्म का नाम है कल्कि 2898 एडी। हालाँकि मैं रिव्यू करने में थोड़ी-सी लेट हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मुझे काउंटिंग कम पड़ेगी, इतनी सारी बातें हैं इस फ़िल्म के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा-सा ना इसकी स्टोरी लाइन को लाइटन अप करते हैं। इसको हम हॉलीवुड की ना मार्वल की स्टोरी से समझते हैं। जैसे वहाँ थैनोस था, जो खुद को सुप्रीम पावर समझता था। उसे लगता था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है और क्या सही तरीका है वो ये बताएगा, यानी कि थैनोस बताएगा। कल्कि में भी सेम है। कल्कि का जो मेन विलन है उसे भी लगता है जो इंसान है उन्होंने प्रकृति के जो भी संसाधन हैं, जो भी भगवान ने उन्हें दुनिया दी थी उसका दुरुपयोग किया, उन्हें गलत तरीके से चलाया और वो समझता है कि वो ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और वो लोगों को बताएगा कि दुनिया कैसे चलानी है। तो एक सिमिलैरिटी तो ये है मार्वल्स और इसके बारे में। इसलिए सुप्रीमो यानी कि कल्कि का जो मेन विलन है उसने एक पावरफुल दुनिया बना ली है, एडवांस दुनिया, जिसे वो कॉम्प्लेक्स कहता है। और उसने अपनी उस दुनिया में धरती के सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज छीन लिए हैं, अपनी दुनिया में रख लिए हैं ताकि कोई उन्हें यूज़ ना कर पाए और यूज़ करे तो उसके हिसाब से। पर धरती में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इंसान ईश्वर से ऊपर नहीं हो सकता। प्रकृति ने उन्हें जो कुछ दिया है, जैसे वो दे रही है, हमें वैसे ही स्वीकार करना है और हम किसी ह्यूमन बीइंग के सौरों पर नहीं चलेंगे। हम सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करेंगे और उसकी बातों के अनुसार चलेंगे, यानी कि अच्छाई की तरफ चलेंगे। कह सकते हैं कि किसी एक इंसान की विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एक स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जिएंगे। और इसी चीज की वजह से कुछ लोग रेबल बने हुए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग उन्हें पकड़ पकड़ के ढूंढ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि अपना गुलाम बनाना चाहते हैं उन्हें और अपना अधिकार जमाना चाहते हैं पूरी दुनिया पे। ये तो एक बेसिक स्टोरी लाइन होगी, बट जब इस कहानी को इंडियन माइथोलॉजी से जोड़ा जाता है तो उसमें ये समझ में आता है कि जब इंसान खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लग जाए, यानी कि दुनिया खत्म होने के कगार पे है और बहुत ज्यादा बदतर हालत में है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होने वाला है, जो इस दुनिया से पाप यानी कि कलयुग का नाश कर देंगे। जो सुप्रीमो है वो ये जानता भी है, समझता भी है, तो वो उस भगवान को इस धरती पे पैदा नहीं होने देना चाहता है। तो लड़ाई इसी चीज की है। और अश्वत्थामा, जो कि माइथोलॉजी से लिया गया कैरेक्टर है, जो अभी तक जिंदा है, उसको श्री कृष्ण ने महाभारत में जिम्मेदारी सौंपी थी कि जब वो कल्कि के अवतार में, यानी कि उनका 10वां अवतार जब धरती पे जन्म लेगा तो वो उसका जीवन बचाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं वो भगवान को पैदा होने से रोक रहे हैं और जो अश्वत्थामा है और जो रेबल हैं वो उस बच्चे को, यानी कि भगवान के उस रूप को बचाना चाहते हैं। ये तो है एक सिंपल स्टोरी लाइन। अब बात करते हैं इस फिल्म में परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मिस्टर अमिताभ बच्चन। कभी कभी तो मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि शायद ये भी कोई अवतार ही है, क्योंकि इस उम्र में इस तरह का काम करना, इस तरह की एनर्जी, इस तरह की डायलॉग डिलीवरी, इस तरह का वजन आवाज में होना, उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। आप कभी भी हॉलीवुड फिल्मों में देखेंगे जो पुराने एक्टर हैं, वेटरन हो गए हैं, वो हमेशा मैच्योर कैरेक्टर कर रहे हैं। एग्रेसिव कैरेक्टर आपको बहुत कम मिलेंगे। बट अगर आप अमिताभ बच्चन को, जिन्होंने अश्वत्थामा का किरदार किया है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, ये सब पहले ही न्यूज़ में आ चुका है, तो इसे आप स्पॉइलर मत समझिएगा, ये ट्रेलर में भी आउट हो चुका था। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो जिस तरह के एक्शन सीक्वेंस है, चाहे वो वीएफएक्स से दिखाए हों या कंप्यूटर ग्राफिक्स से दिखाए गए हों, बट वो इतने लाजवाब है। उनका गेस्चर, उनके खड़े होने का पोज, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से यकीन दिलाता है कि शायद अश्वत्थामा जिंदा होगा तो ऐसा ही होगा। तो हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, हम तो उस लायक भी नहीं है शायद। सेकंड बात करते हैं प्रभास की। स्टार्टिंग में प्रभास को ना एक छिछोरा टाइप का लड़का दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये बात एज अ ऑडियंस, एज अ डायरेक्टर, प्रभास को फिल्मों में लेने वालों को समझ जाना चाहिए कि ये बंदे को आप छिछोरे रोल नहीं दे सकते। आप इसको एक यंग लड़का दिखाने की कोशिश करेंगे जो मैच्योर नहीं है, जिसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जो फनी भी है, जिसका ह्यूमर भी है, जो गलतियां भी करता है, ये चीज़ प्रभास के लिए नहीं बनी है। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि प्रभास ने ये करके कुछ गलत किया है, लेकिन जब आप प्रभास को इस तरह के रोल में देखेंगे तो आपको ना एडेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। आप भी मुझे फिल्म में बताइएगा कि मैं ये बात सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ।
ऐसा लगता है कोई मिड 40 का आदमी लड़का बनने की कोशिश कर रहा है। उसके डायलॉग, उसकी हरकतें, इतना हैवी बॉडी बिल्ड और एक कॉलेज गोइंग लड़के की तरह जो हरकतें हैं वो कर रहा है। पर हमें तो पता है कि वो तो बाहुबली है, दिमाग में तो वही बैठा हुआ है ना। प्रभास का एफर्ट काबिले तारीफ है, बट अगर पूरी फिल्म में सिर्फ यही चलता तो प्रभास डूब सकता था। लेकिन जब प्रभास का कैरेक्टर थोड़ा सीरियस मैच्योरिटी के लेवल पे जाता है, ओ माय गॉड, इस बंदे को अगर आप देखेंगे ना तो मान जाएंगे यार ये कुछ अलग ही है। सारे हीरोज एक तरफ, प्रभास एक तरफ। अमिताभ जी के साथ प्रभास के एक्शन सीक्वेंस, ओ माय गॉड, वाओ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब आप मेस्मराइज हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में आप जानते हैं कि सब नकली चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्ले स्टेशन जैसा फील हो रहा है कि ऐसे फाइट हो रही है, ऐसे फाइट हो रही है। पता है कि नकली है, बट फिर भी बहुत मजा आता है। तीसरी, दीपिका पादुकोण। दीपिका इस रोल के लिए एकदम फिट है। इंटेंसिटी, ठहराव, इमोशन, इस चीज को डिलीवर करने में दीपिका नंबर 1 है। आप उनकी कोई भी ऐसी फिल्म उठा लीजिए, बाजीराव मस्तानी उठाइए, ये जवानी है दीवानी उठाइए, तो बहुत सही कास्टिंग है दीपिका की इस फिल्म में, इस रोल के लिए। 2-3 और अहम रोल हैं, सब काबिले तारीफ हैं। एंड कमल हसन जो कि सुप्रीमो बने हैं और इस फिल्म के मेन विलन है, उन्हें देख के ना एक अजीब सा डर लगता है। ऐसा फील होता है कि जो इनके चेहरे पे शांति दिख रही है, तूफान से पहले आने वाली शांति है। तो एक अजीब सा खौफ पैदा करता है और मन में कहीं ना कहीं ये उठता है बात कि ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ खतरनाक करेगा और हमारा दिल दहला देगा। इस तरह का ख्याल आता है उन्हें देख के। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम इस फिल्म में अभी बहुत कम है, शायद सेकंड पार्ट में कुछ ज़्यादा उनका रोल होगा और होगा आई थिंक। अभी उनको बिल्कुल बचा के रखा गया है। इस फिल्म का एक नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको सभी बता रहे हैं, दिशा पाटनी वाला। इतना रद्दी सीक्वेंस है और रिलेटेबल भी नहीं लगता। लाइक आप पूरी फिल्म में घुसे हैं, आप एक अलग दुनिया में जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, धरती है, रेबल्स हैं, सुप्रीमो है, क्या क्या चीजें हो रही। एकदम से दिशा पाटनी के एंट्री कराते हैं, वो 2-4 एक्शन सीन करती है, टिपिकल बॉलीवुड वाले काम करते हैं, रिदम तोड़ देते हैं। बट थैंक गॉड फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी टाइट है कि जब वो सीक्वेंस हटता है तो हम दोबारा लय पकड़ लेते हैं, और इस चीज के लिए डायरेक्टर के लिए क्लैपिंग तो बनती है बिल्कुल। मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर देने वाली नहीं हूँ, बस इतना कहूंगी कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना वो एक नहीं है। आपको लगेगा कि फिल्म अब खत्म हो रही है, अब खत्म हो रही है, फिर एक ट्विस्ट आ जाएगा, फिर एक ट्विस्ट आ जाएगा, और वो इतना अच्छा लगता है ना कि आपको लगता है कि आप अपनी सीट से उठ रहे हैं, फिल्म खत्म हो रही है, बट नहीं, पर आप उठ नहीं पाते क्योंकि फिल्म चलती है और आपका इंटरेस्ट भी जगाती है। और 3 घंटे की लंबी फिल्म आपको कैसे बैठा के रखती है आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बहुत ही अच्छी बात इस फिल्म की लगी, फिल्म में ना महाभारत के सीक्वेंस भी दिखाए हैं। जैसे अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिखाया है, पहले अश्वत्थामा कैसा था, अर्जुन का कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का डायरेक्टर हमें मार्वल्स की फिल्मों की तरफ भेजता है, पर अचानक हमारी डोर पीछे खींच लेता है और हमें याद दिलाता है कि हम हिंदुस्तान में हैं और ये इंडिया की फिल्म है, और हमें प्राउड फील होने लग जाता है कि वाओ। फिल्म में कुछ कुछ ऐसी लोकेशन, ऐसे दृश्य दिखाए गए, हमें पता है कि सब नकली हैं, बट फिर भी यकीन करने का मन करता है और अच्छा लगता है उस तरह का विजन अपने आंखों के सामने देखना। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि एक ऐसी दुनिया होगी बहुत खूबसूरत, पर उसको कैमरे से हमारी आंखों तक पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि कोई फालतू गाने नहीं है, कहानी जिस बेस पे थी उसी में टिकी रही। बस वो दिशा पाटनी वाला अगर सीक्वेंस छोड़ दें तो हम, मन तो कर रहा है कि आपको बहुत कुछ बताऊं बट सब कुछ स्पॉइल हो जाए। बट एक सीन मेरा बताने का बहुत ज़्यादा मन है। फिल्म में एक सीन है जब दीपिका प्रेग्नेंट हो जाती है और कॉम्प्लेक्स से भाग जाती है, एकदम से आग जलती है और दीपिका उस आग में एंट्री करती है। उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पेट में भगवान है। और इसी के साथ दूसरे सीन में प्रभास जो एक लापरवाह सा लड़का है, उसी समय कोई उसे बताता है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो या तुम्हारे साथ कुछ अलग चीज़ होने वाली है, और एकदम से कहीं आग जलती है और एक बड़ा सा ढक्कन कहिए या कुछ कहिए वो गिर रहा होता है, और प्रभास जब उसे रोकता है और उसको खोलता है तो उसमें भगवान की एक मूर्ति टाइप बनी हुई है। जब वो सीन सामने आता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि भगवान सामने आ गए, एकदम से ऐसा फील होता है कि शायद ईश्वर ऐसे ही होते होंगे। मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली लगता है कि इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हम भी इस तरह की फिल्में बना सकते हैं, और लोग हमारे पुराणों से, हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से जुड़ेंगे। उन्हें पता लगेगा कि भारत देश कैसा है, यहाँ के लोगों का बिलीफ कैसा है। अभी भी हम अच्छाई पे बुराई की जीत मानते हैं, समझते हैं और इस पर यकीन रखते हैं। मुझे मौका मिला तो ये फिल्म मैं ज़रूर दोबारा देखने जाऊंगी। आप भी देखिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।